नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फाइनेंशियली फ्री विद स्टॉक्स का नाम चेंज करके अभी हमने फिन आज़ाद रखा है ड्यू टू सम गूगल पॉलिसी इश्यूज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटी पे करनी चाहिए आपके फर्स्ट सैलरी से। अब आप अगर फर्स्ट सैलरी मतलब फ्रेशली एम्प्लॉयड नहीं है तो आप सोचोगे कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अभी तक आपने ये 3 चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपके पर्सनल फाइनेंस में, तो यू आर स्टिल अ बिगिनर, ऐसा आप सोच सकते हैं और आप ये 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में ये 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये 3 चीजें आपके पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को टोटली चेंज कर देगा। तो बारी बारी से समझते हैं ये तीनों चीजों के बारे में। वो कौन सी 3 चीजें होगी जो फर्स्ट सैलरी से आपने इंश्योर करना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप उसी से बढ़ सकते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जो सबसे पहले आता है वो है इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे इंश्योरेंस, ये तो बहुत बार सुना है, ये तो पता है LIC की पॉलिसी होती है, ये होता है वो होता है, ऐड आती है टीवी पे। इंश्योरेंस तो ठीक है, हम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस यानी ही इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी ही इंश्योरेंस है, एक कोई पॉलिसी ली है उसमें वो दोनों चीज़ें आ गई है, मतलब ये सब चीज़ें जो है ये मैं कर चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है इंग्लिश की डिक्शनरी में, और क्योंकि ये अलग अलग वर्ड्स है इसका मतलब ये है कि इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन, इसका जो रियल लाइफ मोटिव है वो भी अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स भी अलग अलग है और इसका रियल लाइफ मीनिंग भी अलग अलग है। इसलिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है, ऐसा ना समझें। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस ये कहता है कि अगर कुछ होता है, अगर कुछ बुरा होता है तो फिर आपको उसका एक खामियाजा मिलेगा, उसका एक भुगतान मिलेगा और आपको उसके कुछ पैसे मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आपके पास जो पैसे है उसी से और ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से कुछ नए पैसे नहीं आएंगे, जो पैसे है उसी से कुछ नए पैसे आएंगे। राइट, तो पैसे रहना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है, तो फिर पैसे ही नहीं रहेंगे, जॉब चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जॉब चली जाएगी, अर्निंग सोर्स जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो ग्रो कैसे होंगे। इसीलिए पैसे आने का जो जरिया है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पहले, उसके बाद में नंबर 2 पे आएगा इन्वेस्टमेंट। अब इंश्योरेंस जो है उसमें भी 2 चीजें हैं, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप आपके 20s में हैं, ये दोनों चीजें अब भी लीजिए, अब भी लीजिए, क्योंकि ये आपको कम प्रीमियम में मिलेंगे अभी। अगर आप सोचेंगे कि चलो भैया बाद में ले लूंगा, बाद में जब जॉब लगी ले लूंगा, या जस्ट फॉर एनी रीजन आप आउट ऑफ लेजीनेस आप सोचते हैं कि मैं बाद में ले लूंगा, तो फिर आपका वो प्रीमियम जो है वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, लाइफ इंश्योरेंस का खास करके। राइट, तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पॉलिसीज है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है और वो है टर्म इंश्योरेंस। आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि आप जो भी पैसे प्रीमियम की तरफ पे करते हैं वो आपको कभी वापस नहीं मिलते, मतलब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। प्रीमियम पे किया, अगर कुछ हुआ लाइफ इंश्योरेंस से, अगर कुछ हुआ आपके साथ, अगर कुछ होता है इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट, तो फिर वो लाइफ कवर की जो अमाउंट है वो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। राइट, इन केस अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आपको कुछ भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट ये ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम कम आता है और जो पर्पस है इंश्योरेंस का वो सॉल्व होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए? मिनिमम 1 करोड़ रुपए का तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ कवर जो है वो आपके पास रहना चाहिए। मतलब अगर कुछ होता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्यों 1 करोड़ रुपए? क्यों नहीं 10, 20, 50 लाख?
कि 10-20-50 लाख में आपके फैमिली को आपके जाने के बाद 20-30 सालों तक गुजारा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। हर 1 करोड़ की भी उस समय की वैल्यू बहुत कम रहेगी। आज की जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो उस समय नहीं रहेगी, लेकिन एक डिसेंट सी, एक ठीक ठाक सी अमाउंट रहेगी। वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगी, बहुत कम भी नहीं रहेगी। 1 करोड़ तो बेर मिनिमम है, उतना तो आपके पास रहना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप 2 करोड़ 3 करोड़ फिर आप जितना चाहे उतना ले सकते। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि आपकी एज के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है 1 करोड़ के लाइफ कवर के लिए, और फिर हम 2 करोड़ के लिए भी देखेंगे। तो यहां पर हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने 32 का एज डाल दिया है, ठीक है, और 32 के एज के लिए 1 करोड़ का यहाँ पर मैंने लाइफ कवर डाला है। आप देख पा रहे हैं कि 1200-1300 रुपए का लगभग प्रीमियम हर महीने का प्रीमियम है, ये साल का प्रीमियम नहीं है, हर महीने का जो ये प्रीमियम है इतना आता है लगभग। अब हम इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करने का ट्राई करेंगे। 1 करोड़ की जगह अगर हम इसको करते हैं लेट्स से 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ अगर कर रहे हैं तो 1200-1300 की जगह पर 1800 रुपए पर मंथ की आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 1500 से 1800 रुपए महीने का अगर आप दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो 2 करोड़ का अगर लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, है ना। अब हम इसका एज चेंज करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका एज चेंज करके लेट्स से मैं इसको कर दूँ 99, तो फिर मेरे ख्याल से 22 का एज हो जाएगा इन्वेस्टर का। जी हाँ, 22 का एज, और 2 करोड़ के लिए आपको 1300 रुपये लग रहे हैं। 1300 अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, एक नॉर्मल फिगर 1300 रुपये लगभग लग रहे हैं। और अगर हम इसको 1 करोड़ कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से 700-800 रुपये कुछ लगने चाहिए। जी हाँ, 900-700 रुपये लगभग इस रेंज में आपको लग रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस लेना सबसे पहला टिक मार्क वहां पर आपको लगाना है। साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। ये ना सोचे जो यूजुअली लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत फिट हूं, तबीयत तो बहुत ठीक रहती है, कुछ होगा नहीं आगे चल के, तो फिजूल के पैसे क्यों वेस्ट करूं हेल्थ इंश्योरेंस में। ऐसा नहीं है। लाइफ में अगर कभी एक बार भी एक एक्सीडेंट हो गया या एक मेजर इलनेस हो गया तो आपके लाइफ की पूरी सेविंग्स जो है वो पूरा वॉश आउट करके जाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो आपने प्रायोरिटी पे करना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बास्केट है। एग्जैक्टली आपने क्या करना चाहिए? आपने करना है रिटायरमेंट प्लानिंग, और रिटायरमेंट के लिए आपको डालना है इक्विटी में पैसा। अब इक्विटी में पैसा डालना है, गोल ओरिएंटेड डालना है, तो एग्जैक्टली कितना डालना पड़ेगा और कैसा डालना पड़ेगा। रिटायरमेंट के गोल के लिए कुछ फिगर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कुछ यूज केसेस लेंगे आपके एज के हिसाब से, आपके मंथली एक्सपेंस के हिसाब से। तो 2 केसेस लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं मंथली एक्सपेंस, अगर है आपका मंथली एक्सपेंस लेते हैं हम 40,000 का, और दूसरे केस में लेंगे मंथली एक्सपेंस 10,000 का। ठीक है, 2 केसेस लेते हैं। एक अगर आपका एज जो है वो है 25, और दूसरा अगर आपका एज है लेट्स से 35। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज आएगा। और अगर आपका रिटायरमेंट का एज जो है वो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक रिटायरमेंट का एज जो हम कंसिडर करेंगे दोनों भी केसेस के लिए, लेट्स से वो हम 60 कंसिडर कर लेते हैं। 60 एक नॉर्मल एज मानी जाती है रिटायरमेंट की। तो हम वैसे तो आप 40-45 में भी प्लान कर सकते हैं। कल ही एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी जिनकी एज है 23, और उनका फाइनेंशियल प्लानिंग मैं कर रहा था। उन्होंने क्लियर कट मुझे कहा कि मुझे 40 में रिटायर होना है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है, और वो पॉसिबल भी है क्योंकि वो 23 के हैं। 17 साल और है उनके पास। 17 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। आप उसमें वंडर्स कर सकते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में। तो अगर मंथली एक्सपेंस करंटली 40,000 का है, 60 का रिटायरमेंट एज है, और करंट एज 25 है, तो फिर आपको SIP जो आज से डालना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स में। कौन से भी म्यूचुअल फंड में नहीं, DIY डू इट योरसेल्फ वाले म्यूचुअल फंड्स में नहीं, लेकिन एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पर अल्फा क्रिएट हो, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा करीबन 8,000 रुपए की SIP। और जस्ट अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं या
जस्ट कोई प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, वहां से ले लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी क्योंकि वो अल्फा क्रिएट नहीं होगा। और उस केस में आपको डालनी पड़ेगी 16,900 की SIP हर महीने की। वो आप आज से ही शुरुआत इसकी कर सकते हैं। तो SIP 8,000 से भी काम हो जाएगा या फिर 16,000 की SIP लगेगी। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के ऊपर में सब कुछ निर्भर है। अगर आपका एज 35 है तो फिर आपको 17,000 रुपीज की SIP डालनी पड़ेगी आज से। 17,000 रुपये की SIP आज से डालनी पड़ेगी। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो की हम बात कर रहे हैं 17,000, या फिर जस्ट आप एक एवरेज म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो फिर 27,000 की SIP आपको डालनी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है। लेकिन अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 है, 25 की एज और 35 की एज में आपको कितना डालना पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। अगर 10,000 है तो 25 की एज में सिर्फ और सिर्फ 2,000 की SIP से काम हो जाएगा। या फिर अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर आपको 4,200 की SIP डालनी पड़ेगी। 35 के एज ग्रुप के लिए आपको डालनी पड़ेगी 4,000 की SIP और यहाँ पर करीबन 7,000 की SIP। हम ये दो केसेस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपके SIP अच्छे फंड्स में है जो कि करीबन 15% से बढ़ेगा, और यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि 12% से। सेम यहाँ पर ये 15%, ये 12%, ये 15%, ये 12%, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर 15 से ऊपर भी आप लेते हैं, ज़्यादा अल्फा क्रिएट कर पाते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो फिर तो चांदी चांदी हो जाएगी, है ना। मतलब रिटायरमेंट से साथ में आप एक डबल रिटायरमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना। तो ये इस प्रकार से आप फाइनेंशियल प्लान, आपका रिटायरमेंट का जो गोल है, देखिए हर कोई SIP ले लेता है, हर कोई स्टॉक ले लेता है, ETF ले लेता है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हर कोई ले लेता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आपने SIP ले ली तो हाँ आपका रिटायरमेंट जो है वो सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग करना पड़ेगा, आंकड़ों को समझना पड़ेगा। ये जो मैंने फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये तो जैसे एक जनरलाइज्ड फिगर्स लिख ले लिए, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपका टोटल नीड्स, वांट्स, आपके इन्वेस्टमेंट, सैलरी, लायबिलिटीज, एसेट्स, गोल्स, सब चीजों का निचोड़ निकाल के फिर हमें प्लानिंग करना होता है। तो वहां पर आप सही तरीके से रिटायरमेंट तक पहुंच पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही कुछ भी अगर खोल देंगे बिना जाने समझे कुछ भी, तो फिर मतलब वो गोल जो है वो अचीव नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप उस पटरी से नीचे आपकी गाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर जाएगी। सही फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है, सही SIP चुनना है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहीं पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये हो गई दूसरी बात कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और गोल ओरिएंटेड, रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इमरजेंसी फंड। इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। लेकिन बीच में अगर कुछ हिकअप्स आते हैं, बीच में अगर कुछ दुविधा आती है, बीच में अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर क्या काम आएगा? वहां पर आएगा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड इसलिए चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट और ये इंश्योरेंस जो चीजें हैं, ये उसका जो पर्पस है वो चलते रहे। ऐसा ना हो कि इमरजेंसी आ गई, आपने बीच में से कुछ तोड़ दिया, बीच में से कुछ पॉलिसी निकाल ली, बीच में से कुछ कर लिया, इसके लिए नहीं। इसलिए इमरजेंसी फंड आपके पास में रहना चाहिए, सो दैट दोनों चीजें सही से चले। कभी कोविड आ गया, जॉब चली गई, कुछ हो गया, किसी को पैसे देने हैं, गाड़ी खराब हो गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास में वो इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये हम इसके बारे में हमने अलग से वीडियो किया है, पॉडकास्ट पे भी डिस्कशन किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपके जो नीड्स है और वांट्स है, उन दोनों को समझना पड़ेगा, और आपकी जो नीड्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, 24 फॉर 2 ईयर्स, 24 महीनों के लिए, और उतना इमरजेंसी फंड आपके पास में रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड कहाँ डालना है? लिक्विड फंड्स में डालना है इमरजेंसी फंड। उसमें SIP करते रहिए धीरे धीरे धीरे। लिक्विड फंड्स यानी एक डेट फंड्स का कैटेगरी होता है जिसमें आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है। आप जब चाहे तब पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड इसमें नहीं रहेगा। मतलब कुछ पेनल्टी आपको नहीं लगेगी अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, तो जो बाकी म्यूचुअल फंड्स में लगती है, कभी कभी 1% लगती है, कभी कभी 2% लगती है, लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा। कितना रिटर्न देगा? आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उससे बस थोड़ा सा ज्यादा, 1-आधा% ज्यादा देगा, 4.5-5% के लगभग देगा। इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं रिसेंटली, इसलिए कम दे रहा है। पहले 6.5, 7,
6% इतना देता है, लेकिन अभी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 4.5-5% एक्सपेक्ट कीजिए। उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वैसे भी उसका पर्पस है इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए पैसा रहना चाहिए, कभी जब चाहे तब आप निकालिए। उसमें एसआईपी लगाइए, धीरे धीरे पैसे जमा करते रहिए। एक बार में अगर आपका कोटा फुल हो जाता है इमरजेंसी फंड का, तो उसके बाद और इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ एक पैसा, एक किटी जमा करना है हमें, जिसपे हम स्पेंड कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आती है। तो एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए जब पैसे पूरे, मतलब कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा। कोटा कितना? 24 टाइम्स ऑफ योर नीड्स। इसके बारे में हमने बात की है, आप रेफर कर सकते हैं पॉडकास्ट में भी और यूट्यूब चैनल में भी। तो दोस्तों ये है 3 चीजें इंश्योरेंस में, दोनों हेल्थ और लाइफ। उसके बाद गोल ओरिएंटेड रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है। इन्वेस्टमेंट में बस कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया वैसे नहीं, प्लानिंग करना है। और तीसरा है आप इमरजेंसी फंड रखिए, लिक्विड फंड्स में एंट्री लीजिए। इसके बारे में कोई भी डाउट हो, आपका पर्सनल गाइडेंस अगर चाहिए, आपके आंकड़े, आपका एज, आपके हिसाब से सब कुछ, तो फिर आप कांटेक्ट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड विल चॉक आउट अ ग्रेट प्लान फॉर यू। और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सारी चीजों को हम केटर करेंगे। द डायरेक्ट लिंक टू द व्हाट्सएप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही में ऐप भी हमारा लॉन्च हो चुका है, उसको भी डाउनलोड जरूर कीजिए। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप खुद से ही अर्निंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो बेस्ट, मार्केट का बेस्ट कोर्स आपको इसी चैनल पे, मतलब उस ऐप में मिलेगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड। हमारा पॉडकास्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसकी भी लिंक्स दी गई है, उसको भी रेफर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।